हमारा मुआशरा अजीब भेड़ चाल का शिकार है। यहाँ कोई किसी जरूरतमंद की मदद तो नहीं करता, लेकिन उस पर उंगली उठाने से गुरेज नहीं करता। कुछ ऐसा ही मेरी अम्मा के साथ भी होना शुरू हो गया। मेरे अब्बा मुझे और अम्मा को छोड़कर गए तो अम्मा को मजबूरन नौकरी की तलाश करना पड़ी। मेरी अम्मा ना ही पढ़ी लिखी थी और ना ही उनके पास कोई हुनर था। ऐसे में वो बेचारी मजबूर हो गई कि लोगों के घरों का झाड़ू पहुंचा कर लिया करें। लेकिन अजीब मुसीबत थी, लोग काम पर भी उन्हें ही रखते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं। अम्मा जहाँ भी जाते सब लोग ये कहकर इनकार कर देते थे कि हम तो आपको जानते ही नहीं, तो फिर अपने घर की सफाई के काम पर कैसे रख लें। अम्मा सबको अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाती, लेकिन किसी की कान पर जूं तक न रेंगती। शायद जमाना इतना खराब हो चुका था, अब कोई किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। जबकि पहले वक्तों में तो लोग मुंह बोले बहन भाई बनकर एक दूसरे की इतनी मदद कर दिया करते थे जितनी कि आज के दौर में सगे बहन भाई भी नहीं करते। अम्मा की परेशानी ये थी कि अम्मा ने सारी जिंदगी चार दीवारी में गुजारी थी। उनकी ज्यादा लोगों से जान पहचान नहीं थी, इसीलिए कोई भी अम्मा को अपने घर रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। कई दफा मैंने अम्मा से कहा कि मैं काम तलाश करती हूँ तो अम्मा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दी। कहने लगी तू जवान है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं सारी जिंदगी पछताऊंगी। और तेरे ससुराल वाले तो वैसे ही बहुत दकियानुसी सोच के हैं, उन्हें पता चला कि तू काम कर रही है तो वो रिश्ता ही खत्म कर देंगे। इससे बेहतर तो ये है कि हम फाके काट लें। अम्मा की बात सुनकर मुझे अम्मा पर बड़ा मान महसूस होता कि मेरी माँ अब्बा के गुजर जाने के बाद इतने सख्त हालात काटते हुए भी अम्मा मेरी इज्जत को तरजीह देती है और उसे अपनी और मेरी इज्जत की बड़ी परवाह है। हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा और होता ही क्या है। अम्मा मुसलसल एक महीने से काम की तलाश कर रही थी। घर का राशन खत्म हो चुका था। न जाने अम्मा कहाँ से कर्ज लेकर थोड़ा बहुत राशन लाई थी, वो भी अब खत्म होने वाला था। अम्मा फिर सुबह से काम की तलाश में निकली थी और मैंने सारा दिन ये दुआ की थी कि आज अम्मा को कोई काम मिल जाए। शाम को अम्मा घर लौटी तो उसके चेहरे की हालत काफी अजीब थी, जैसे थकन से चूर हो। मुझे लगा कि शायद सारी दुआएं आज भी रद्द हो गई हैं। मेरे पूछने पर अम्मा कहने लगी, बेटी यूं समझो कि काम मिल गया। एक दर्जी ने छोटे मोटे कामों के लिए मुझे रख लिया है। ये सुनकर मैं बड़ी खुश हुई और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि कोई तो सहारा बना है। लेकिन ये खुशी अम्मा के चेहरे पर नहीं थी। अम्मा कहने लगी, मुझे सारी रात काम पर जाना होगा। दर्जी दिन भर सिलाई करवाता है और रात को छोटे मोटे काम करवाता है, इसीलिए मैं रात भर काम करूंगी और सुबह लौट कर आऊंगी तो घर का दरवाजा अच्छे से बंद करके रहना और किसी के लिए भी दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी कि शायद दर्जी ने अम्मा को किसी टांके टूकने के काम पर ही रख लिया था और उसकी अम्मा को सारी रात काम करना था। यकीनन पैसे अच्छे होंगे जब ही अम्मा ने काम लिया था, यही सोचकर मैं मुतमईन थी। और फिर ऐसा ही हुआ कि उसी रात अम्मा 11 बजे ही घर से निकल गई। मुझे अकेले घर में खौफ तो आ रहा था, लेकिन फाके काटना भी तो मुश्किल था और फिर अम्मा को और कोई भी काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने बड़ी मुश्किल से सारी रात जाग कर गुजारती। सुबह के वक्त जब अम्मा वापस लौटी तो उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। चेहरे पर ऐसी थकन थी जैसे वो सालों से काम कर रही हूँ पर आज ही आराम के लिए लौटी हूँ। शायद अम्मा को रात भर जागने की आदत नहीं थी, इसीलिए पहली रात उन पर भारी गुजरी होगी। ये सोचकर मैं खामोश रही। अम्मा को खाना पका कर दिया, लेकिन अम्मा ने खाना भी न खाया और ये कहकर अपने कमरे में चले गए। अब मैं शाम तक उन्हें ना उठाऊं क्योंकि रात फिर उन्हें काम पर जाना है। सारा दिन मैं घर के काम काज खुद ही करती रही। घर में ज्यादा काम भी नहीं था। शाम के वक्त अम्मा उठी तो वो बिल्कुल खामोश थी। मेरे और अम्मा के दरमियान ज्यादा बातचीत नहीं हुई। अम्मा ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी। वो बस सर झुकाते बैठी थी। कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे नजरें चुरा रही हूँ। मैंने एक दो दफा पूछना भी चाहा तो अम्मा ने ये कहकर बात टाल दी, अब नया नया काम है बस, इसीलिए वो कुछ थक गई हैं। रात हुई तो अम्मा फिर से निकल कर चले गए और फिर सारी रात मैंने तनहा गुजारी। अगली सुबह अम्मा जब वापस लौटी तो मैंने जबरदस्ती अम्मा को अपने साथ नाश्ते पर बिठा लिया और पूछा, अम्मा दर्जी तुम्हें क्या उजरत दे रहा है जो वो पूरी रात तुमसे काम लेता है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने घबरा कर मुझे देखा और कहने लगी, खामोश हो जाओ। ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं दर्जी की दुकान पर हर रात को काम के लिए जाती हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछा, अम्मा इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अम्मा कहने लगी, लोग तो बस बातें बनाते हैं ना, किसी को हमारी गुर्बत की परवाह नहीं है। फिर तेरे ससुराल का भी मामला है, इसीलिए बेहतर है कि तू इस काम के बारे में किसी को कुछ ना बताना। वैसे भी मैं रात के अंधेरे में जाती हूँ, किसी को खुद से तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है अम्मा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ये तो बताओ कि दर्जी तुम्हें कितने पैसे दे रहा है जो वो तुमसे इतनी मेहनत करवाता है? अम्मा ने सर झुका लिया और कहने लगी, एक रात के 100 रुपए देता है।
ये सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे अम्मा की बात पर यकीन न आया। 100 रुपए में तो किलो भर आटा भी नहीं आता था, तो फिर अम्मा पूरी रात ऐसी नौकरी क्यों कर रही थी? मैंने अम्मा से गुस्से से कहा कि अब तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अम्मा ने तासुफ से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, मेरी मजबूरी है, मुझे ये काम करना होगा। ये कहकर अम्मा अपने कमरे में चली गई और मैं हक्का बक्का रह गई। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? 100 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। फिर क्यों अम्मा ऐसा काम करके अपनी रात काली कर रही थी, अपनी सेहत बर्बाद कर रही थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरे लाख कहने के बावजूद भी अम्मा ने काम ना छोड़ा, बल्कि वो रोजाना इसी तरह खामोशी से दर्जी की दुकान जाती रही। लेकिन ये बातें कहाँ छुपती हैं, और खासकर जमाना हम जैसी बेसहारा औरतों की ताक में रहता है। अम्मा बेवा औरत थी, रात के देरे में घर से निकला करती थी। ये बात किसी मोहल्ले वालों को पता चल गई। बस फिर क्या था, एक कान से दूसरे कान और दूसरे से तीसरे होते होते पूरे मोहल्ले में बात फैल गई कि शमी मारा का आदमी क्या मरा, ये तो रात को घर से बाहर रहती है, न जाने क्या काम करती है, इसकी वजह से हमारा मोहल्ला भी खराब हो जाएगा। यकीनन ये किसी गलत काम धंधे में पड़ गई है, जब भी तो रातों को जाती है। यही बात लेकर जब पड़ोस वाली चची हमारे घर आई और मुझसे कहने लगी, तुम्हारी अम्मा इतनी रात को कहाँ जाती है? तो मैं एकदम घबरा कर कहा कि अम्मा ने मुझे मना कर रखा था और अम्मा खुद उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी। मैंने इनकार करना चाहा तो वो कहने लगी, ये बात तो सारा मोहल्ला जानता है, सब लोग तुम पर थू थू कर रहे हैं। मैं तो पुरानी पड़ोसन हूँ, जानती हूँ कि शमी मारा कुछ गलत नहीं कर सकती, इसीलिए पूछने चली आई, वरना पूरे मोहल्ले ने तो छाप लगा दी है कि शमी मारा कोई गंदा कारोबार करती है। पड़ोस वाली चाची ने मुझसे बड़ी हमदर्दी जताई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, देखो मैं सिर्फ कहलाने को चच्ची नहीं हूँ, मैं तो दिल से तुम्हें अपनी भतीजी मानती हूँ। सालों का पड़ोस है हमारा, क्या बात है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी अम्मा कहाँ जाती हैं, मैं तुम्हारी अम्मा के हक में गवाही दूंगी, लोगों को बताऊंगी कि शमी मारा ऐसी औरत नहीं है। मैं चची की इन बातों में आ गई और अम्मा के मना करने के बावजूद भी मैंने उन्हें बता दिया कि अम्मा किसी दर्जी की दुकान पर रात पर काम करती हैं। ये सुनना था कि शमी मारा की आईब्रो चढ़ गई। वो कहने लगी, ऐसा कौन सा दर्जी है जो सारी रात औरत से काम करवाता है? आखिर तुम्हारी माँ कौन सी सिलाई जानती है? मैंने कंधे उचका के चची से कहा, मुझे तो नहीं मालूम कि अम्मा वहाँ क्या काम करती है, लेकिन जाती तो अम्मा दर्जी की दुकान पर ही है। ये सुनकर शमी मारा को जैसे तसल्ली हो गई। मैं उसे अपना समझ बैठी थी, लेकिन वो तो मेरे घर से निकलते ही मोहल्ले के एक घर में गई और जाकर सबको बताया कि मेरी माँ का किसी दर्जी के साथ चक्कर चल रहा है और अम्मा सारी रात उसी दर्जी के साथ होती हैं। ये सुनना था कि सारे मोहल्ले वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। अम्मा घर से बाहर निकलती तो हर किसी ने अम्मा को खूब बातें सुनाई, यहाँ तक कि अम्मा से ये भी कह दिया, तुम जैसी औरत को हमारे मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए, अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लो। सुबह को जब अम्मा घर लौटी तो मुझसे बहुत खफा हुई, कहने लगी, मैंने तुझे मना भी किया था, फिर भी तूने पड़ोस की चमन चाची को हर बात बता दी। मैंने अम्मा से कहा, वो तो हमारी हमदर्द बनकर आई थी, उसने कहा था वो आपकी पारसाई का सबूत देगी। अम्मा ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहने लगी, कब तुझे खरे खोटे की पहचान होगी, वो ऐसे ही चालाक औरत है, अपना बंद कर तो डस्ती है। अब देख लो, उसने सारे मोहल्ले को यह खबर इस अंदाज में सुनाई है कि हर कोई मुझ पर थूक रहा है। मैंने अम्मा से कहा, फिर तुम ये काम छोड़ ही दो ना, बेहतर नहीं है, इस काम में पैसा तो है नहीं, उल्टा हमारी इज्जत भी खराब हो रही। मेरी बात पर अम्मा ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगे, इन मोहल्ले वालों के लिए मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। यही मोहल्ले वाले थे ना जिन्होंने कभी हमें आकर ये नहीं पूछा कि हमने रोटी खाई भी है या नहीं, तो फिर इनके तानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा भी जिद पर अड़ गई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। अम्मा की बात काफी हद तक ठीक भी थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन तूफान तो उस वक्त आए जब शाम को मेरी सास और दोनों नंदे अचानक ही हमारे घर चली आई और अम्मा से कहने लगी, शमी मारा, हमने सुन रखा है तुम रात को किसी दर्जी की दुकान पर जाती, आखिर तुम वहाँ क्या काम करती हो? और ये आधी रात को कौन सा काम होता है? सारा जमाना तुम पर थूक रहा है। मैं ऐसी औरत की बेटी को अपनी बहू कैसे बना सकती हूँ जो खुद सारी रात घर से बाहर रहती है और उसकी जवान बेटी घर में अकेली रहती है? न जाने तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन कौन आता होगा। माँ की ऐसी हरकतें होंगी तो बेटी कैसे होगी? मेरी सास की आवाज सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। अम्मा के चेहरे का रंग भी जर्द पड़ गया। अम्मा ने मेरी सास को समझाना चाहा कि वो ये काम मजबूरी में कर रही है, लेकिन मेरी सास कुछ भी सुनने को तैयार ना हुई। वो जानना चाहती थी कि अम्मा दर्जी की दुकान पर रात भर क्या करती है, लेकिन अम्मा से कोई जवाब ही बन नहीं पा रहा था।
अम्मा मेरी सास को ये बताने में नाकाम रही थी कि वो सारी रात दर्जी की दुकान पर क्या करती थी। मेरी सास ने मेरी माँ के किरदार के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए और अपना पर्स खोल कर अंगूठी निकाली और अम्मा के मुंह पर मार कर कहने लगी, अल्लाह हमारी अंगूठी वापस करो, बस ये रिश्ता यहीं तक था। तुम्हारा शोहर इज्जतदार आदमी था, उसी को देकर हमने ये रिश्ता दिया था। उसके जाने के बाद तुम्हारे करतूत भी हमारे सामने आ गए। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि जल्द ही सारा सच खुल गया, वरना ऐसी बेहया माँ की बेहया बेटी अगर हमारे घर आ जाती तो हमारी तो 7 नस्लें बर्बाद हो जाती। ये कहते हुए मेरी सास उठकर खड़ी हुई, मेरे हाथ से मंगनी की अंगूठी खींची और हमें बुरा भला कहती बाहर निकल गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं समझ भी नहीं पाई थी, और मेरी सास के जाने के बाद मुझे होश आया कि अब मेरा और शाहरुख का रिश्ता खत्म हो गया। तो मैंने फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देखा और पूछा कि आपने उन्हें बता क्यों नहीं दिया कि आप दर्जी की दुकान पर क्या करती हैं। आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। उन्होंने ना सिर्फ आपको बद किरदार कहा बल्कि मेरे किरदार पर भी इल्जाम लगाए। आप ये सब कुछ कैसे खामोशी से बर्दाश्त करती रही अम्मा? आखिर आपने क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं बताया उन्हें कि आप वहाँ क्या काम करती हैं? कहीं सच में ही तो आपको कोई ऐसा काम तो नहीं करती जिसे बताते हुए आपको शर्म महसूस होती है?